हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक के नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था जीडीपी और जीएनपी के बारे में। साथ ही साथ हमने जीडीपी डिफलेटर के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और बेस ईयर को भी अच्छे से समझ लिया था। अब हम उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है। फिर हम जानेंगे कि जीडीपी से एनडीपी कैसे निकाली जाती है और फिर जीएनपी से एनएनपी के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है नेशनल इनकम। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था जीडीपी के बारे में, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, यानी कि बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद निकला था वो हमने अभी तक डिस्कस किया था। अब हमको अगर जीडीपी से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, देखिए ये एमपी जो है, बाजार मूल्य जो है, बाजार मूल्य एक्चुअली वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाता है। यानी जब हम बात कर रहे होते हैं या न्यूज़ वगैरह में हम देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात जब हम कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इस इंडिकेटर की, जो कि है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर जो जीडीपी निकल कर आती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन हम वास्तविकता के बारे में अगर जानना चाहें कि वास्तविकता उत्पादन कितना होगा, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, इसमें आपका सरकार टैक्स इंक्लूड की होती है और टैक्स क्या है, रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उससे एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलती है। दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो देख रहे हैं आप कि जीडीपी से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ किए हैं वो एमपी से एफसी में ही चेंज आ रहा है। सारी चीज़ें सेम है, यानी कि जीडीपी ऑल द टर्म्स आर सेम, बट चेंज क्या हो रहा है, ये मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जब हम निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, एफसी। देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट से मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में, उनमें देखिए 4 रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली 4 रिसोर्सेज जो आपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आप यूज़ करते हैं, वो क्या है आप सभी जानते होंगे। हम बात कर रहे होते हैं जब प्रोडक्शन की, तो जब भी कोई प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, मार्केट में सेल करने से पहले, तो हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की, यानी कि भूमि की। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है लेबर की, यानी कि मजदूरी की, मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की। ठीक है, और हम यानी कि जो बिजनेसमैन इस चीज़ को पूरा कर रहा है, जो रिस्क ले रहा है, जो साहस कर रहा है इस चीज़ को प्रोडक्शन करने में, उसे क्या चाहिए, उसे लाभ चाहिए ना। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो काम कर रहा है ना, तो वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है। ठीक है, अपनी उद्यमिता दे रहा है। तो एक चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता और पूंजी और मजदूरी और भूमि। ये 4 चीज़ें, ये इनको हम 4 संसाधन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के ये ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बात करने के लिए। ठीक है, तो हम अब जो फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में ये 4 चीज़ें चाहिए होता है। भाई लैंड है, मान लीजिए अगर उसकी खुद की भी लैंड है। अब देखिए इनमें क्या रिटर्न मिलता है। देखिए, अगर लैंड लगाता है तो जो इसका प्रतिफल मिलता है ना, लैंड में देना क्या पड़ता है, रेंट। लेबर में क्या देना पड़ता है, वेजेस, सैलरीज। ठीक है, कैपिटल से क्या देना होता है, कैपिटल अगर आपने ली हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो भी इस प्रोडक्ट को बेचने में आप जो लाभ लेना चाहते हैं, वो लाभ भी आप इसमें ऐड करोगे, यानी कि प्रॉफिट। तो आपने देखा कि अगर हमने भूमि लगाई है तो भूमि का किराया देना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी अपनी भूमि होती है और आप इसको जो है यूज़ कर रहे होते दूसरे के लिए, तो उससे आप क्या करते, किराया लेते ना, तो आपको फ़ायदा मिलता। तो आप लैंड अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो लैंड का आपको किराया देना पड़ेगा। लेबर आप लगा रहे हो, लेबर में आपको वेजेस और सैलरी देनी पड़ेगी। कैपिटल आपने लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप जो अपना रिस्क फैक्टर जो भी आपका है, जो आप लगा रहे हो, उसका आप लाभ लेना चाहोगे, ऑब्वियसली तभी आप बिजनेस करोगे।
तो बिजनेस लाभ के लिए होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी किसी भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए सोप लिया हुआ है, साबुन, और उस साबुन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये चारों चीज़ें, ये चारों संसाधन इस पर लगेंगे और इसकी ये लागत कहलाएगी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत मूल्य, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो कॉस्ट आ रही है, वही उसका लागत मूल्य हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट प्राइस जो वस्तु का रहता है, बाजार मूल्य, यानी कि जब वस्तु फाइनली बन के तैयार हो जाती है मार्केट में बिकने के लिए, तब हम उस पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। अब यहाँ से फैक्ट्री से बनकर ये प्रोडक्ट, अब ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के निकला बाहर मार्केट में बिकने के लिए, ठीक है। अब मार्केट में बिकने से पहले क्या करती है गवर्नमेंट, उस पर क्या कर देती है, टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है, टैक्स। तो अब ये जो यहाँ तक जो फैक्टर कॉस्ट था इसका, इसमें टैक्स इंक्लूड हो गया, यानी कि अब ये हो गया मार्केट प्राइस। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं, ये तो सिर्फ टैक्स, अब टैक्स के भी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन टॉपिक में। बट जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गया, तो इस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जब इस पर टैक्स लगाएगी, तब ये आपका बाजार मूल्य में होगा। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें आपकी मिसिंग है। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मतलब आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता बोले तो सब्सिडी, यानी छूट। तो जो छूट देती है ना, वो उस फैक्टर कॉस्ट में ऐड होता है। अब चीज़ें ऐड क्यों हो रही हैं, ये समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर मार्केट प्राइस में अभी हमने क्या किया, जो टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स, वो गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो छूट दी जा रही है, सब्सिडी सरकार की तरफ से, आर्थिक सहायता, उसको हम ऐड कर देते हैं, सब्सिडी, ठीक है। मार्केट प्राइस जो वस्तु का रहा है, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर दें, तो हम फैक्टर कॉस्ट पा जाएंगे, ठीक है, लागत मूल्य प्राप्त कर लेंगे। अब मैंने अभी बताया कि हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं और इसको प्लस क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि भाई ये वस्तु है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक वस्तु जो ली है, इस वस्तु में मार्केट प्राइस मान लीजिए अगर इसका 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में अगर मान लेते हैं 10 रुपये टैक्स लगा हुआ है, इसके अंदर 100 रुपये में 10 रुपये टैक्स का है, ठीक है। और सरकार जो छूट दे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं वो छूट 20 रुपये की, 20 रुपये की छूट दे रखी है। अब ये सोचिए, अगर ये छूट सरकार ना दी होती तो इसकी लागत कहीं ज़्यादा होती। बिल्कुल। कैसे? मान लेते हैं अगर किसी वस्तु का दाम मार्केट में 1000 रुपये है, मार्केट में लागत ऐड करने के बाद उस वस्तु का मूल्य जो है वो 1000 रुपये है। अब उस 1000 में 500 रुपये छूट सरकार की तरफ से दी गई थी, ठीक है, यानी कि सब्सिडी दी गई थी सरकार की तरफ से 1000 रुपये में। तो लागत कितनी पड़ी उसको? 500 पड़ी ना। किसको? फर्म को। फर्म की लागत कितनी हुई? 500 रुपये की। और 500 रुपये जो था वो क्या था? गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी। इस चीज़ को समझ रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको क्लियर करके मैं यहाँ पे लिख दूँ। देखिए, कहने
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है उसका जो लागत मूल्य अगर बाज़ार में देखें तो 1000 रुपये आ रहा है, लेकिन सरकार जो है किसी वस्तु को प्रमोट करने के लिए, उसको बाज़ार में लाने के लिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो क्या करती है, छूट देती है ताकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और लोगों तक ज़्यादा तक पहुंच सके, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो उस छूट की वजह से क्या होता है कि अगर मान लेते हैं उस वस्तु, कोई भी वस्तु है 1000 रुपये में आती है लागत उसकी, उसमें से 500 रुपये अगर दे दिया है गवर्नमेंट ने छूट, तो 500 रुपये ही तो पड़ेगा फर्म को या कंपनी को, ठीक है। तो अब एक्चुअल लागत तो नहीं पता चल पा रही ना, एक्चुअल लागत उसकी 1000 रुपये है, लेकिन उसको छूट मिलने की वजह से वो 500 रुपये में पड़ जा रही है। तो वही कहने का मतलब है, अब यहाँ पर अगर हमको दोबारा इसके इस कॉस्ट पे जाना होगा, तो जो सब्सिडी दे रखी है ना ये गवर्नमेंट, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लागत में ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लागत निकालने के लिए जो शुद्ध लागत निकालनी होती है उसमें सब्सिडी को हम ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, क्योंकि जो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगा दिया है उस टैक्स से हटाने के बाद वस्तु की लागत पता चलेगी, ठीक है। वो टैक्स तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है इसमें, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं माइनस और क्यों कर रहे हैं प्लस, आपको समझ में आ गया होगा फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। इसी एग्जांपल को एक बार फिर से समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो। भाई 1000 रुपये की वस्तु की लागत पड़ती है बाजार के हिसाब से, लेकिन सरकार प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है, आर्थिक सहायता कर रही है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, लोगों को पहुंच आसानी से मिल सके कम कीमत पर। तो भाई ये तो नहीं बियर करेगा, फर्म कहेगा भाई हम क्यों छूट दें, हमारा तो जो है हम तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, ठीक है। तो वो छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तब वो लागत जो है 500 रुपये तो गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया, 500 रुपये इसका लगा। अब जब हम दोबारा इसकी जब लागत की बात करते हैं, जो 1000 रुपये दिख रही है यहाँ पर, उसकी वजह से हमें सब्सिडी को यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, तभी हम उसकी वास्तविक लागत के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो आई होप फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आना है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए इसका यूज़ अभी आगे आपको मिलेगा, इसका यूज़ अभी आपको आगे मिलेगा, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो इससे थ्रू डिराइव होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकला आपने देखा, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया और सब्सिडी को हमने ऐड कर दिया। देखिए कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा, देखिए कैसा होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया या लेस कर दिया और हमने ऐड कर दिया सब्सिडी को, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा मार्केट प्राइस में से माइनस NIT। NIT क्या मतलब क्या हो गया, NIT का मतलब हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसका मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है आपका जो टैक्स लगा है ना, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडी को चाहे आप इस तरीके से लिखिए यहाँ पर माइनस करते हुए टैक्स माइनस सब्सिडी, बात वही होगी, चाहे आप इसको अलग अलग लिखिए। तो अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मतलब आप समझिए कि उसमें टैक्स में से सब्सिडी को घटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो नेट इफेक्ट आया है वो यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है NIT, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से। देखिए हमने समझा GDP एट मार्केट प्राइस से GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आना है। कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होगा, इसके सिर्फ इस पार्ट में होगा जिस पे निकाला जा रहा है वो MP से FC को चेंज करना है बस। अब हम बात करें अगर GDP से NDP की ओर अगर बढ़े,
जीडीपी से एनडीपी। ठीक है, अब क्या करना होगा आप समझ लीजिए इस चीज़ को, जीडीपी से एनडीपी की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी दो टर्म्स तो सेम है, जी और एन से टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जी से एन हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कभी भी इन टर्म्स में अगर शुरुआत में एन दिखे तो उसका मतलब होता है नेट से, शुद्ध से। क्या होता है? शुद्ध से। और अगर ये चीज़ ये शुरुआत में है और ये होता है बीच में, अगर बीच में एन दिखता है, ठीक है, जैसे आपका जीएनपी में दिखा था ये, तो बीच में अगर एन दिखता है तो इसका मतलब होता है नेशनल से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एन नेशनल नहीं बता रहा है, ये नेशनल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेट को। ठीक है, शुद्ध को। और शुद्ध आप जानते हो, जब कोई चीज़ फिल्टर होकर निकाली जाती है तो वो ही कहलाती है शुद्ध, और शुद्ध का मतलब नेट। ठीक है, तो ग्रॉस जो टोटल होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और उसमें से कुछ चीज़ों को जब हम हटा देते हैं फिर हम उसका शुद्ध जब आंकड़ा निकालते हैं तो वो हो जाता है नेट। तो नेट का मतलब यहाँ से हो गया, ठीक है, ग्रॉस माइनस नेट। अब ग्रॉस से नेट आ रहा है, ठीक है, डी से डी, पी से पी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जी से एन में चेंजेस आ रहा है। यानी अब यहाँ पर जब हम ग्रॉस से नेशनल आ रहे हैं तो जो चीज़ें चेंज हो रही है वो है क्या? वो है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में आने वाली कमी, यानी कि डेप्रिशिएशन। क्या है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन बोले तो मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है, डिप्रिशिएशन क्या होता है? देखिए, हालांकि इसके लिए भी अलग से डिस्कशन करना होगा अगर डिटेल में समझना हो, बट अभी के लिए क्या करना है, आपको ये समझना है कि डिप्रिशिएशन होता क्या है। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है भाई कोई भी वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, जैसे आपका बिल्डिंग है, भवन, आपका प्लांट है, आपकी मशीनरी है, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी एसीज, कूलर, फर्नीचर्स लगे हुए हैं, वो क्या होता है, यूज़ करते करते उनके वैल्यू में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि वो धीरे धीरे उनका एफिशिएंसी में कमी आने लगती है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। यानी कि जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो चीज़ों में कमी आने लगती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए एक कार खरीदी नई 5 लाख की, ठीक है, अब वो क्या होता है, साल 2 साल 3 साल में बाद जब आप बेचने चलते हो उसके, तो उसके वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी घिस चुकी होती है, यानी घिसावट के कारण उसके मूल्य में कमी आती है। एक कमी आती है आपके टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जब टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, अब बहुत तेज़ी से ये जो है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसमें डिप्रेशन की जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, इनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू भी काफ़ी तेज़ी से घटती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल्स का। मोबाइल में भी क्यों तेज़ी से प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है, कुछ समय आप देखेंगे उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो आई हुई है। तो डिप्रिशिएशन लगता है क्योंकि आप साल भर का जब निकालते हो ना जीडीपी, तो जब शुरुआत में जो मशीनरी लगी हुई है, उस मशीनरी को साल के अंत में जब आप यूज़ करते हुए जाते हो तो उसके प्रोडक्शन में फिर कमी आती है, एफिशिएंसी में कमी आती है, तो वो सही आकलन नहीं दे पाती है, सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, डेप्रिशिएशन का मतलब यही है। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, अब उसका यूज़ करते करते साल के अंत में आके प्रोडक्शन में कमी आ गई, एफिशिएंसी उसकी कम हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, तो यूज़ करते हुई ना ऐसे, इस वजह से हम वहाँ पर डेप्रिशिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन लगाने का पर्पज़ यही होता है कि हमें सही आकलन पता चल पाए प्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रॉस से जैसे ही डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे आपका नेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस पे निकाली गई है। चेंजेस कहाँ हुए हैं? ग्रॉस से नेट में हुए हैं। ऑल टर्म्स आर सेम, मतलब डीपी और डीपी दोनों सेम है, डोमेस्टिक सेम है।
तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हम डिप्रिशिएशन हमने बताया कि टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, क्योंकि दो एसेट्स होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट है, हम आगे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए फिर इतना समझ लीजिए कि जो वस्तुएं, ठीक है, दिखती हैं, फिजिकल शेप एंड साइज होता है, पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल एसेट्स जो होती हैं, जिनका यूज़ काफ़ी लंबे समय तक करते हैं हम, ठीक है, वो वस्तुओं पर हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये इतना आप समझ लीजिए। तो ये आपका क्लियर हो गया आई थिंक, जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे आएगा। जस्ट आपको जी से अगर एन आना है, एन कौन सा, स्टार्टिंग वाला, नेट वाला, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ग्रॉस से नेट अगर आना है तो आपने क्या करना है, एरो इधर कर रहे हैं, इधर जाने के लिए डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेट से ग्रॉस आना है तो वही चीज़ यहाँ पर डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, इसमें नेट से इधर आना है तो नेट में डेप्रिशिएशन ऐड हो जाएगा, एरो इधर की तरफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कहीं भी किसी तरह का ग्रॉस से नेट जाना हो तो इसका मतलब डेप्रिशिएशन की बात हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दिया था हम जीएनपी से। अगर यही चीज़ हम जीएनपी से एनएनपी निकालते हैं, अब हम नज़दीक आ रहे हैं नेशनल इनकम के, चलिए समझते हैं फटाफट। देखिए अब हमने जीडीपी डिस्कस कर लिया, जीएनपी की बात कर रहे हैं हम। जीएनपी मान के चल रहे हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस ही है। जीएनपी से हम अगर एनएनपी आते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस ही भी मान रहा है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट भी निकालना होगा तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है अगर मार्केट प्राइस दिया हो। अब हम जीएनपी से एनपी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये एन और ये पी सिमिलर है, ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, यानी ये किसको बता रहा है, नेशनल को, नेशनल टू नेशनल, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मगर जी से अब ये क्या हो जा रहा है, ग्रॉस से नेट हो जा रहा है, ये बता रहा है नेट को, ठीक है, शुद्ध को। तो ऑब्वियसली जैसा आपने जीडीपी से एनडीपी किया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डेप्रिशिएशन, अगर आप ग्रॉस से नेशनल नेट पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेप्रिशिएशन को माइनस कर दोगे। तो जब आप डेप्रिशिएशन को माइनस कर दोगे, यानी जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जीएनपी से जीएनपी मार्केट प्राइस से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस है ये, माइनस कर देंगे तो आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो आपको प्राप्त होगा। अब एक स्टेप और आगे आपको बढ़ना है, फिर आपको देखिए क्या मिलता है। अब यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब हम पहुँच गए हैं कहाँ पर, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। तो देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस में जब पहुँच गए तो बस आपने क्या करना है, अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर आप आ जाइए। तो क्या है, सारे टर्म्स सेम है, टर्म्स कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आप आ रहे हैं। ये तो बाजार मूल्य पे आपने निकाला, अब लागत मूल्य पे उसी चीज़ को निकाल लीजिए। और लागत मूल्य पे निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने भी आपको बताया, लागत मूल्य पे निकालने के लिए क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस जो आपने यहाँ पे अवेलेबल है ये डेटा, इसमें से आप NIT माइनस कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। और NIT क्या है, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसके बारे में आपने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट है ना भाई, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड MIA। जो इतने दिन से हम घूम रहे हैं इसी पे, वो और कुछ नहीं, वो ये है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज NIA, इट मीन्स नेशनल इनकम। ये है हमारी नेशनल इनकम। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये अपना अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ये यही है, ठीक है, जो इतने दिन से हम घुमा के आपको ला रहे थे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जाके आपकी राष्ट्रीय आय निकली है।
और जब राष्ट्रीय आय आपने निकाल ली है तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकालना है, प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, PCI, जो होता है आपका टोटल जो नेशनल इनकम है, NIA डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। नेशनल इनकम को डिवाइड करके जनसंख्या से आपको प्राप्त हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और यही एक सूचक है जो आपका डिसाइड करता है आपकी आर्थिक विकास को, आर्थिक समृद्धि को, कि आपका देश सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी रहेगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो तो मतलब सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि प्रति व्यक्ति अगर आय अच्छी है तो ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। ठीक है भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं प्रति व्यक्ति आय पे। भाई प्रति व्यक्ति आय कम होने लगेगी तो लोगों की समृद्धि नहीं हो पाएगी, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कह दें कि कोई भी देश आर्थिक समृद्धि की दर अच्छी चल रही हो देश में, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि जो भी राष्ट्रीय आय अभी तक आपने निकाली है उसमें से आप डिवाइड कर दिए जनसंख्या को उस देश की, तो आपको प्रति व्यक्ति की आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस जो हमने किया है। अगली वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जो आपको डिस्कस करनी नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए